इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में नई फैमिली कोर्ट कॉम्प्लेक्स का हुआ शिलान्यास। सीएम रेखा गुप्ता और सीजीआई सूर्यकांत रहे कार्यक्रम में मौजूद। मध्य प्रदेश में कटंगी में 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का हुआ भव्य समापन। हजारों श्रद्धालुओं ने लिया दिव्य अनुष्ठान में भाग। यमुनानगर में पत्रकार व आरटीआई कार्यकर्ता पर हमले से मचा बवाल। सामाजिक संगठनों ने एसपी को सौंपा मांग पत्र। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की उठी मांग। बीकानेर में हिंदू नव वर्ष पर धर्म यात्रा और महाआरती की तैयारियां 23-19 मार्च 2026 को होगा भव्य आयोजन। बड़े स्तर पर हो रही आयोजन की तैयारी तेज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में नई फैमिली कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सीजीआई सूर्यकांत उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बता दें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस नए परिसर में 18 कोर्ट रूम होंगे और आधुनिक सुविधाओं से लैस यह इंफ्रास्ट्रक्चर न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मैं हमेशा सर आपको बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि आपके मजबूत निर्णय पर आपका बहुत ही सौम्य व्यवहार हम सबको हमेशा प्रेरणा देता है। चाहूंगी कि बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय जी का। हम सबके बीच उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान मनमोहन जी, आपको भी मैं बहुत अभिनंदन करती हूं। उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज का ये इवेंट सच में भविष्य को लेकर के बहुत सारी बातें कह रहा है, और थोड़ा घबरा रही हूं इतने महत्वपूर्ण लोगों के बीच में, जो कि हर शब्द को पकड़ने का मतलब आपका टैलेंट है सर। आप इसलिए मैं कागज सामने रख के पढ़ रही हूं। वैसे तो हम लोग उस कम्युनिटी से हैं, मैं, प्रवेश जी, कपिल भाई, कि हम बिना देखे पढ़ते हैं, बोलते हैं, और कई बार ना बोल करके भी हाँ करनी पड़ती है, कई बार हाँ बोल के भी ना करनी पड़ती है। पर आप लोग तो वो शख्सियत हैं जो एक बार कह दिया तो कह दिया। आपकी कलम बड़ी मजबूत है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। अगर ताली अपने लिए बजा रहे हैं तो जोर से बजाइए। आधे अधूरे मन से किया हुआ कोई भी काम सर कहां सफल होता है। तो बड़ा मुश्किल है आप लोगों की अप्रिसिएशन मिलना, पर मिल जाए तो छोड़नी नहीं चाहिए। तो ऐसे में हमारे भाई राजीव टहलान जी ने बढ़िया किया, मंच मिलते ही सारी डिमांड रख दी। उन्होंने सोचा कि भी आदरणीय जी, माननीय जी सब लोग मंच पे है, तो सबको एक बार में बातें कह दे, और मुख्यमंत्री जी को भी आपने सारी डिमांड कह दी। अच्छा किया, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। पर आज का अवसर बहुत ही शानदार है, जबकि आदरणीय चीफ जस्टिस साहब के हाथ से ये रोहिणी सेक्टर 14 में जो नई फैमिली कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका शिलान्यास का ये अवसर है, जिसमें 18 कोर्ट रूम होने वाले हैं और बहुत ही शानदार ये बिल्डिंग बनेगी। आप सबने बाहर डेमो भी देखा, प्ले एरिया, फीडिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वो आने वाले समय में
हमारे जितने डिस्प्यूट होते हैं हमारी न्याय प्रणाली को बहुत ही मदद करने वाला है। और मैं हमेशा मानती हूं कि न्याय वही है जो सुलभता के साथ मिल पाए, समय पे मिल पाए और किसी व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देख करके नहीं बल्कि हर व्यक्ति को समान रूप में न्याय मिलना बहुत जरूरी है। आज की वर्तमान स्थिति में सच में हमारे पास जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। वक्त के साथ इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। कोर्ट रूम्स की बात हम करें, वकीलों के चैम्बर्स की बात हम करें, पार्किंग की बात हम करें, हर तरीके से बहुत जरूरी है कि आज के समय में जिस तरीके का दबाव दिल्ली महानगर पे है, हमारी जुडिशरी पे है, उसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने से जल्द केसेस का निपटान होगा, लोगों को न्याय मिल पाएगा। और मैं दिल्ली सरकार की ओर से आप सबको ये विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली सरकार का 100% सहयोग इस काम में सदैव मिलेगा और हम आगे बढ़ करके, वैसे तो हम ना भी करें तो आप काम ले ही लेंगे, पर फिर भी मैं अपनी इंटेंशन बताना चाहती हूं कि सरकार पूरी तरीके से इस बात को मानती है कि हम अपनी न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। और इसी श्रृंखला में जो सेक्टर 26 रोहिणी में नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें 102 कोर्ट रूम बनेंगे, 346 वकीलों के चैम्बर बनेंगे, बाकी कार्यालय बनेंगे। कड़कड़डूमा में भी जो नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें भी 50 कोर्ट्स और ऑफिसेस की जगह बनाई जा रही है। शास्त्री पार्क में जो नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें भी 50 कोर्ट्स और वकीलों के लिए कुछ डेस्क स्पेस बनाया जा रहा है, कार्यालय बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 220 नए कोर्ट रूम्स की हमारी प्लानिंग है और लगातार इसको आगे भी बढ़ाना, जुडिशियल रेजिडेंस जो प्रोवाइड करने हैं उस पे भी हम काम कर रहे हैं और बेहतर भविष्य के लिए बेहतर वर्तमान हो, इस पे लगातार सरकार का प्रयास है। मैं इतना कहना चाहती हूं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि आप सबने अपने जीवन में तो ब्लैक एंड व्हाइट का रंग चुना, परंतु आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे रंग वापस भरने का काम जो किया है, इसके लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और इसी तरीके से हम लोग मिल करके, सरकार और हमारी न्याय व्यवस्था मिल करके दिल्ली के लिए बेहतर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश में स्थित कटंगी में सामुदायिक भवन में भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा आयोजित 24 घंटे के जिला स्तरीय श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का मंगलवार को भव्य समापन किया गया। इस दिव्य अनुष्ठान में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और मां भगवती की कृपा का लाभ प्राप्त किया। समापन अवसर पर संगठन के शीर्ष पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। समापन अवसर पर भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला और केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी का आगमन हुआ। बता दें, केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय महासचिव ने जनता को संबोधित किया और उन्होंने संगठन के 30 वर्षों के प्रयासों का उल्लेख भी किया। आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कैसा चला? आज जो कार्यक्रम हुआ है वो माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का चालीसा पाठ था, जो 24 घंटे अखंड अनुष्ठान चला है। परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज जी द्वारा जो माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साधना बताई गई है। और सिद्धाश्रम धाम में अखंड अनुष्ठान दुर्गा आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का दुर्गा चालीसा पाठ अखंड जो चल रहा है सिद्धाश्रम धाम में, उसी से यह कड़ी जुड़ी हुई है। और इसका उद्देश्य केवल यही है कि समाज में अनीति, अन्याय, अधर्म को दूर किया जा सके, लोगों को सही रास्ता बताया जा सके, लोग एक नई ऊर्जा के साथ अपने संस्कारों में आगे बढ़ सके, अपने सनातन धर्म को वापस ला सके और आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और सबसे नई पीढ़ी के लिए कुछ आप देंगे जो आप नए गलत चीजों में जो जा रहे हैं? देखिए, भगवती मानव कल्याण संगठन का सबसे बड़ा और मेन लक्ष्य है समाज को नशा मुक्त करना, मांसाहार मुक्त करना और चरित्रवान बनाना। आज अगर आप देखें कि युवा आज भटकते जा रहे हैं और अपराध के मार्ग में बढ़ रहे हैं, उसकी मूल जड़ जो है वो नशा है और चरित्रहीनता है। तो सबसे पहले हमें समाज को चरित्रवान बनाना होगा, समाज को नशे से दूर करना होगा। इसके लिए भगवती मानव कल्याण संगठन पिछले 30 वर्षों से प्रयासरत है और आगे भी प्रयास करता रहेगा। और युवाओं के लिए हमेशा यही संदेश रहता है
कि वह नशे मान से दूर रहे और चरित्रवान जीवन जिए, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। जो अभियान चल रहा है किस समय से चालू हुआ है, किस समय से पूरा थोड़ा सा विस्तार माता आदि शक्ति जगह जननी जगदम्बा की कृपा से, परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुरी महाराज के आशीर्वाद से सन 1997 को गुरुजी ने व्यवहारी तहसील में पंच ज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम धाम की स्थापना की, जहाँ पे अखंड ज्योति अखंड अनुष्ठान समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ सेवा भाव के साथ चल रहा है। वो पूरे भारत के लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है, रुकने की निःशुल्क व्यवस्था होती है, वहाँ पे कोई पंडित पुजारी नहीं होता, वहाँ पे कोई दान पात्र नहीं होता है, वहाँ पे गुरु जी का लोग आशीर्वाद लेते हैं और माता आदि शक्ति जगदम्बा की साधना कैसे करें इसकी ओर बढ़ते भी हैं। और नशा मुक्त का एक दूसरा प्रताप वहाँ पे है, अगर कोई नशे से परेशान है तो वहाँ पहुँचता है तो नशा मुक्त 99%, 100 में से 99% लोग नशा मुक्त हो जाते हैं। ये वहाँ का प्रताप है। अब तक भगवती मनोकल्याण संगठन ने परमहंस योगीराज शक्ति पुत्री जी महाराज के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से लगभग 25 लाख परिवारों को नशे मां से मुक्त कराकर भारत और नेपाल लगाकर मां के चरणों से जोड़ दिया है। आज जो कार्यक्रम है उसमें कम से कम कितने लोग कहाँ से आए होंगे? ज्यादातर लोग कटंगी के हैं और जबलपुर जिले के हैं और बगल में एडजॉइनिंग कोई जवेरा या कोई है तो उससे तो आप देखे होंगे लगभग हजारों लोग हैं। पूरा भरा था हॉल, बाहर से पूरा भरा हुआ था। हरियाणा के यमुनानगर में पत्रकार से मारपीट और आरटीआई कार्यकर्ता पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद अब विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यमुनानगर जिले में 1 मार्च 2026 को आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुमार और पत्रकार भारत बेनीवाल पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में अब सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। संगठनों ने प्रतिनिधियों से पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि घटना के 2 सप्ताह बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोप है कि बदमाशों ने दोनों को अगवा कर बेरहमी से पीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस कार्रवाई में देरी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमने एसपी यमुनानगर के साथ बात करी और जैसा आप सभी को पता है, जो हमारे मीडिया पत्रकार हैं, भाई बंधु, हम सभी आवाज के आप लोग यहाँ पर आए और इस छोटी सी आवाज को बुलंद करने के लिए जन जन तक पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद। 1 तारीख को हमारे माननीय भारत बेनीवाल जी जो के पत्रकार हैं और बहुत ही पर्यावरण से प्यार करने वाले भाई संजय बूढ़ जी, ये प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। अवैध खनन जो कि खिदराबाद प्रताप नगर क्षेत्र में हो रहा था, तो संजय बूढ़ ने कई बार आरटीआई भी लगाई और कई बार एप्लीकेशन भी दी, पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन दी कि मेरे क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है और इसके ऊपर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके एवज में कई बार उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। संजय जी के ऊपर कई बार हमला हुआ, इनके घर पे भी हमला हुआ, तब इन्होंने एप्लीकेशन जो है एसपी साहब को दी, एसएचओ खिदराबाद को दी। संजय जी आ जाओ भाई इधर लो, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। शायद पुलिस प्रशासन ये सोच रहा था कि ये संजय जी हैं, कि ये जो लोग हैं ये दलित समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, कि इनकी कोई सुनवाई होगी, इनके कुछ नहीं होगा, इनको मार काट के चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। तो 1 मार्च को इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, इतनी बुरी तरीके से पिटाई की, मैं अभी वो फोटो में भी दिखाऊंगा आपको। इनका पूरा शरीर लाल किया हुआ है और माननीय पत्रकार जो हमारे ये देखेंगे आप फोटो में, ये पूरे शरीर की फोटो है। इस कदर इनको पीटा गया और बंधक बना करके कमरे में बंद कर दिया गया और गन पॉइंट इनके करपट्टी पे गन लगा करके वीडियो बनवाई गई, जिसमें इनको कहा गया कि भाई तुम ये वीडियो बनाओ कि हम जो है यहाँ पर आते हैं और हम तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। इन्होंने भाई कहते हैं कि नाम लेना उनका, उनका नाम लेना भी आप कुछ कह रहे थे कि कोई आपको धमकी देगा? अमित क्या कह रहे आप? मैं तो निकाले मारा, क्या बिगाड़ दिया, कहा कुछ नहीं कहा था, मैं बिगाड़ा हम और मार देंगे, किसी ने कहा हम घर के मार देंगे, हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, सरकार मारी है। तो आज एसपी साहब के पास आए थे, क्या आश्वासन दिया गया आपको?
बस ने तो बाहर कुछ नहीं कहा जी ना रफ्तार करे हो। अरे मनु तो मेरा तो बच्चा यो गेल था, दूसरा छोकरा जे मेरे बच्चे घर आ गया, एक तो मेरा पर जे लिया था उन्हीं के उससे, अरे एक ये अपना उन्हें भी काट बांट कर कहीं दाब देने मन पता नहीं लगा। सरकार से क्या मांगा? बस सरकार से ये भी वो अंदर होना चाहिए हैं। और जो मेरे बच्चे हैं ये तो कमाने जोगा छोड़ दिया नहीं उन्होंने। बताइए पुलिस ठीक काम कर रही है इस मामले में? हाँ जी, पुलिस क्या काम कर रही है इस मामले में? कुछ भी नहीं कर रही जी, काम नहीं कर रही। ये भाई सुनो, ये तो एक माँ का दर्द है। सरपंच ने बहुत पैसा भरा, बहुत पैसा कमा रखा। फेसबुक पे लाइव हो रहा है, हाँ जी, बहुत पैसा है। ये इस माँ की पीड़ा है, इसलिए आपके सामने लाए। रात दिन आनी घूम रही कार हमारे माँ ने, मेरा घर क्या दबाव भी बढ़ रहा है आपके ऊपर? और उनको कहा कुछ नहीं करता कोई, मारो तो मार का गिर देगा हम क्या है हमारे घर। SC/ST एक्ट में जो है ना तुरंत गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उदयपुरा तहसील लोक सेवा केंद्र में शुल्क वसूली को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां एक आवेदनकर्ता से निर्धारित शुल्क से 2 गुना पैसा लिए जाने का आरोप लगा है। इस मामले में अब तहसील प्रशासन ने जांच की बात कही है। जानकारी के अनुसार एक नागरिक ने अपनी जमीन की पंजी निकलवाने के लिए आवेदन किया था, जिसका सरकारी निर्धारित शुल्क 25 रुपये है। आरोप है कि लोक सेवा केंद्र संचालक द्वारा 50 रुपये वसूले गए। पूछे जाने पर संचालक ने बताया कि यह ऊपर से आदेश के कारण लिया जा रहा है। तहसीलदार ने कहा कि वह इस पूरे प्रकरण की जाँच करवाएंगे और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक मामला आया है कि यहाँ हर चीज़ का डबल चार्ज किया जा रहा है। एक पंजी का शुल्क, पंजी का आवेदन किया गया था जिसमें 25 रुपये प्रिंट आया है, लेकिन लोक सेवा के द्वारा 50 रुपये चार्ज किया गया है। क्या है ये मामला, बताइए थोड़ा सा। देखिए, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत शासकीय सेवाओं के लिए कुछ शासकीय शुल्क निर्धारित किया गया है जी, और यदि इस तय सीमा से अधिक शुल्क कोई लेता है तो ये गंभीर श्रेणी में आता है और आपके द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में लाया गया है। इससे पहले इस तरह की कभी कोई शिकायत आई नहीं है। फिर भी हमने लोक सेवा प्रबंधक से जो चार्ज सूची होती है जी, कि किस सेवा के लिए कितना शुल्क लिया जाता है, उसकी सूची हमने मांगी है और हम जो हितग्राही हैं, आवेदक, उनसे बात कर रहे हैं। जो भी जांच में सामने आता है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद सर। क्या नाम है भैया आपका? नीलेश। अच्छा, ये किस चीज़ का आवेदन है? पंजीकरण का। कहाँ से करवाया है आपने? लोक सेवा। लोक सेवा से। कितने रुपए लिए हैं इसके आपसे? 50 रुपये। अच्छा, दिनांक कितनी है आज? 16 है सर। 16 तारीख है जी। कौन से गांव के हो आप? पतई के हो। अच्छा, और लोक सेवा में कितना चार्ज लिया है आपसे? 50 रुपये। 50 रुपये। कौन ने लिया है? सर एक मैम है। मैडम बैठी हैं, ठीक है, ओके। हरियाणा के थाना मुलाना क्षेत्र में हुई भैंस चोरी के विरोध में जय दलाल की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, CIA टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 वंचित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, घटना के दौरान हुई फायरिंग में दोनों आरोपी घायल हुए हैं। घायलों को पहले मुलाना सिविल अस्पताल ले जाया गया, फिर सिविल अस्पताल अम्बाला रेफर किया गया। दरअसल 13 मार्च को गांव कालपी में भैंस चोरी का विरोध करने पर जय दलाल की जानलेवा हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस की CIA टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। बता दें, मंगलवार को थाना मुलाना क्षेत्र में CIA एक टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे हथियार दिखाकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया, जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब के मलेरकोटला में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां पंजाब कर्मचारी यूनियन के सूबा प्रधान तेजिंदर सिंह नंगल को घर से उठाकर कथित तौर पर मारपीट और 3rd डिग्री टॉर्चर करने के आरोप लगे हैं। इस घटना के विरोध में DC दफ्तर में कर्मचारियों ने हड़ताल कर प्रदर्शन किया। घटना के विरोध में कर्मचारियों ने कलम छोड़ हड़ताल करते हुए DC दफ्तर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को कानगो और पलटवार यूनियन का भी समर्थन मिला। कानगो एसोसीएशन पंजाब के प्रधान हरबीर सिंह ढींडसा जी का अपना साथ देने से मैं बहुत धन्यवाद करदा। पटवार यूनियन के अहुदेदार दिदार शोकर जी, जिला प्रधान पटवार यूनियन के दुष्यंत राका जी, होर अपने पटवार यूनियन के अहुदेदार सारे ही पतवंते सज्जन ने, अपने बलकार सिंह जी संगरूर तो आए ने, विशेष तौर पर अपने धरने के बैठे ने, मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करदा। पहला बोल चुके बुलारे परम जी। प्रधान जी, अज तुम धरने से बैठे हो, DC दफ्तर करता यूनियन ने तुम मदद की है, एक कारण की पिछले ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ,
ਉਸ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਨੰਗਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਸੀਗੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਦੀ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲੋ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਹ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਤ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਂਗ ਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਵਾਰ ਅਜਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਸ਼ਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਂਗ ਤੰਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਸਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਕੱਲੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਧਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੋਗੇ।
ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਸੀ ਵੀ AK-47 ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, 11 ਤੋਂ 1 ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ SSP ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ SHO ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ SHO ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों और गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। नगर निगम क्षेत्र के झगराहा इलाके में लंबे समय से चल रहे कथित अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि इस स्थान पर लंबे समय से कबाड़ का कारोबार संचालित हो रहा था। कार्रवाई के दौरान पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जिला प्रशासन ने कहा कि अवैध कब्जों और गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये अवैध निर्माण पर जो है कार्रवाई की जा रही है। निगम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई है। सर कहाँ पे कार्रवाई चल रही है? राताखार में हुआ, रामनगर RSS नगर में हुआ, ये जगराहा में भी हुआ। सर जगराहा में किन किन के यहाँ कार्रवाई की जानी? अभी बताया ना, रितु अग्रवाल और मदन अग्रवाल के यहाँ कार्रवाई की जानी थी, जिसमें पीछे वाला एरिया, यार्ड एरिया को किया गया। जब उसमें बच्चे थे, इस वजह से कुछ दिन का समय मांगा गया उनके, तो 2 दिन का समय उनको दिया गया। सर यहाँ पे मदन अग्रवाल के यहाँ तो कार्रवाई, बाकी दूसरे के यहाँ कार्रवाई कब होगी? मैंने बताया ना कि आगे भी कार्रवाई हो रही है, आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। ठीक, थैंक यू। राजस्थान के राजसमंद जिले स्थित प्रसिद्ध गढ़बोर चार भुजानाथ मंदिर में इन दिनों पारंपरिक फागोत्सव की भव्य धूम देखने को मिली। श्रद्धालु ठाकुर जी के साथ गुलाल उड़ाकर और भजनों के बीच होली का आनंद लिया गया। काछौल कस्बे से आए भक्तों ने भी इस विशेष उत्सव में भाग लिया और झूला फाग के दर्शन किए। दरअसल राजसमंद के गढ़बोर स्थित चार भुजानाथ मंदिर में पारंपरिक फागोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर गुलाल और केसरिया रंग से सराबोर हो उठा। काछौल के गायत्री शक्तिपीठ मंदिर से श्रद्धालु बालकृष्ण स्वर्णकार और बाल मुकुंद सोनी को सानिध्य में यहाँ पहुंचे और फाग महोत्सव में शामिल हुए। मंदिर में पुजारी गोविंद राम गुर्जर ने बताया कि यहाँ केसर के रंग से होली खेलने की विशेष परंपरा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में भाग लेकर उत्सव का आनंद लिया। बीकानेर में हिंदू नववर्ष के अवसर पर होने वाली धर्म यात्रा और महाआरती की तैयारियां तेज हो गई है। यह आयोजन हर बार भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। बता दें 19 मार्च 2026 को बीकानेर में भव्य हिंदू धर्म यात्रा और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। युवा नेता वेद व्यास और समिति के महामंत्री भंवर पुरोहित ने बीकानेर वासियों से अधिक संख्या में धर्म यात्रा और महाआरती में शामिल होने की अपील की है। सभी बीकानेर वासियों को जय श्री राम। हमारा उत्सव, हमारा नव वर्ष चैत्र प्रतिपदा 2083 19 तारीख को बड़े गर्व के साथ धर्म प्रेमी, मानस प्रेमी, आध्यात्मिक प्रेमी, कबीर पंथी, आर्य पंथी, सनातन पंथी सबका ये नव वर्ष चैत्र प्रतिपदा 2083 है। बीकानेर में भी यह ऐतिहासिक यात्रा, धर्म यात्रा काफी वर्षों से हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज में घर घर पहुंचने का जो काम किया है, आज ये वटवृक्ष के रूप में ले लिया है। ये इस बार जो है कि भी भारतीय नव वर्ष आयोजन समिति इस कार्यक्रम को संचालित कर रही है। भ्रम होता है ये क्यों कर रही है, तो जिस विचारधारा में हमने सभी ने काम किया हिंदू जागरण मंच सहित, उस विचार परिवार की यात्रा 100 साल की पूरे विश्व में हो गई। एक ऐसा संगठन जिसने 100 साल की यात्रा में भारतीय समाज के पुनर्जागरण में काम किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा, 32 प्रकल्प जिस विचार परिवार के चल रहे हैं, भारत को जोड़ने का, भारत हिंदू को जोड़ने का, तो ऐसे मनुष्यों को तो मैं नमस्कार करता हूं जिन्होंने रामचरितमानस की चौपाई को भी गलत सिद्ध कर दिया कि स्वार्थ लागी कर सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति।
लेकिन इस राष्ट्रवादी विचार परिवार की 100 साल की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ कर्मयोगी लोग और त्याग करके समाज की सेवा को, हिंदू समाज को कैसे संगठित रहे, इस बात को चरितार्थ किया है। अब उनका ये मानना है कि हमने 100 साल समाज की सेवा की है, तो यात्रा ये एक उत्सव है, त्योहार है। आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी कि चैत्र से लेके फागुन तक हमारा ये प्रकृति जन्य महीने हैं। ये 12 महीने हमारे पूरे प्रकृति जन्य है। आपके मानव शरीर से लेके आपके पूरे जीवन दर्शन में चैत में क्या होगा, आषाढ़ में क्या होगा, सावन में क्या होगा, भादवे में क्या होगा। आप दोहरा इसलिए गड़बड़ हो रही है कि भारतीय लोग अपना जन्मदिन तो कैलेंडर से मनाते हैं और पिताजी का श्राद्ध तिथि से मनाते हैं। ये दोहरापन आने वाली पीढ़ी को बड़ा भारी नुकसान होगा। सांस्कृतिक अपनी विरासत है वो कमजोर होगी, अपना आध्यात्मिक विरासत कमजोर होगी, अपना नया वर्ष ही भूल जाएंगे। इसलिए मैं पूरे बीकानेर वासियों से निवेदन करूंगा कि 19 तारीख को MM ग्राउंड से 3 बजे धर्म यात्रा रवाना होगी और जूनागढ़ पे उसका समागम होगा। आप सभी लोग परिवार सहित सादर आमंत्रित है। जय सिया राम। जय श्री राम। मैं गिरिराज जोशी, हिंदू। बड़े हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नव वर्ष संवत 2023 19 मार्च को भव्य महाआरती और धर्म यात्रा का आगाज है। उसके लिए समारोह समिति का बहुत बहुत आभार कि उनके द्वारा अब की बार कई नवाचार भी होंगे। तो समिति जो भी हमें दायित्व देगी और जो जिम्मेदारी देगी उनको हम पूर्ण करने का पूरा कोशिश करेंगे। और 19 तारीख को MM ग्राउंड से 3 बजे ये महाआरती और महारैली और जूनागढ़ के पास महाआरती का आयोजन होगा। तो सभी सनातनी बंधुओं से और युवा साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस भव्य आयोजन को विशाल आयोजन बनाए। उसके लिए जय श्री राम। नमस्कार, मैं कैलाश भार्गव, हिंदू जागमंच महानगर संयोजक, मैं कार्यकारिणी सदस्य। 19 तारीख को विशाल हिंदू धर्म यात्रा और महाआरती का आयोजन किया गया है, जो हिंदू जागमंच हर वर्ष करता है। इस बार संघ को शताब्दी वर्ष होने की वजह से संघ ने कहा है कि इसमें किसी संगठन का नाम न होकर के समाज को आगे रखना है और समाज की अग्रणी भूमिका रहनी चाहिए। इसी वजह से एक समारोह समिति बनी है और उस समिति के तत्वावधान में ही ये धर्म यात्रा इस बार निकलेगी। और सभी सनातनी बंधुओं से सादर निवेदन है कि 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर MM ग्राउंड से रवाना होकर के जूनागढ़ पे संपन्न होगी। आप सपरिवार ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारिए। मैं अंकित भारद्वाज, पूर्व विभाग संयोजक, हिंदू जागरण मंच। लगभग 10 वर्षों से हिंदू जागरण मंच के बैनर तले ये धर्म यात्रा चल रही थी और इस बार हमारे विचार परिवार ने निर्णय लिया है कि इस यात्रा को सर्व समाज के रूप में लिया जाए। एक संगठन की निराला की सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करे, उसमें चले। उसी को लेकर ये यात्रा का नया रूप दिया गया है और सभी को मेरी ये एक निवेदन है, इस यात्रा को और भव्य रूप से बनाए, सभी समाज एकत्रित हो और हिंदू एकता का बल सभी को प्रदर्शित करें। धन्यवाद। दीपक हर्ष, मीडिया सह संयोजक आयोजन समिति का। मैं सभी बीकानेर नगरवासियों को, धर्म प्रेमियों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक 19 मार्च को क्या है यात्रा में उपस्थित रहे और जो धर्म संकल्प हमारा है उसको क्या है संकल्प को पूरा करें, और जिससे कि ये यात्रा कहीं ना कहीं धर्म को स्थापित करती है, अपने आने वाली पीढ़ी है उसको भी धर्म का कहीं ना कहीं मैसेज दे रही है। इसलिए हमें क्या है कि इस यात्राओं में अधिक से अधिक सम्मिलित होना चाहिए। परिचय राम स्वरूप परस, सर्व कामगार सेवा संघ प्रदेश महामंत्री। मेरा बीकानेर महानगर वासियों से सविनय अनुरोध है कि 19 मार्च को नववर्ष के आयोजन पर सभी अपने घरों से निकलकर अधिक से अधिक संख्या में धर्म यात्रा में पहुंचे, जिससे धर्म यात्रा बहुत ही भव्य और आकर्षक बनेगी। हिंदू धर्म यात्रा और महाआरती का जो है आयोजन 19 मार्च को होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बीकानेर वासियों और पूरे भारतवासियों को भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2083 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह नववर्ष आपके जीवन में नई उमंग लेकर आए और पिछले 11 सालों से यह धर्म यात्रा अनवर चली आ रही है। एक बीज रोपण हुआ था 2015 में, जो आज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में पूरे भारतवर्ष में इसकी एक अलग ही पहचान बन चुकी है, जिसकी प्रेरणा से सैकड़ों जगहों पर धर्म यात्रा प्रारंभ हुई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नववर्ष के दिन विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यह ऐतिहासिक धर्म यात्रा इस बार 19 मार्च को निकलेगी और आप देख सकते हैं पूरा बीकानेर एक दुल्हन की तरह सजा है। ऐसा लग रहा है कोई बड़ा त्योहार आने वाला है। जी हाँ, यह हमारा त्योहार ही है, क्योंकि
इसी दिन के साथ हमारे नववर्ष का प्रारंभ होता है। जब हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण संस्कार तिथि के अनुसार होता है। उसके बाद उसका विवाह होता है, वो भी भारतीय तिथि के अनुसार होता है। उसका मुहूर्त तिथि के अनुसार निकाला जाता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका श्राद्ध भी तिथि के अनुसार होता है। तो फिर तिथि अनुसार नववर्ष बनाने में शर्म कैसी? हम भारतीय संस्कृति निभाने वाले व्यक्ति है और हिंदू धर्म पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा धर्म है, सनातन धर्म, जो विश्व की कल्याण की कामना करता है। हमारे यहाँ पर अंग्रेजी नववर्ष जो कैलेंडरीय नववर्ष है वह भी धूमधाम से मनाया जाता है, पर यहाँ पर धर्म की जड़ें हमेशा गहरी है, इसलिए हमारा नववर्ष भी बड़े धूमधाम से मने, जिनकी तैयारियां बड़े जोर और शोर के साथ पूरे बीकानेर में चल रही है। और इस बार धर्म यात्रा के दिन MM ग्राउंड से जूनागढ़ पर जितने भी धर्म प्रेमी धर्म सज्जन व्यक्ति इस यात्रा में भाग लेंगे, उनके स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और 30 सचेत झांकियां भी रखी गई है रिया एंड पार्टी की, जो यात्रा में इन धर्म यात्रियों के साथ रहेगी। और बीकानेर में 50 से ज्यादा लोकल झांकियां जो है वो निकाली जाएगी और तकरीबन 20 से ज्यादा साधु और संत जो है जिनका नेतृत्व रहेगा इस धर्म यात्रा में, वह रथों के ऊपर बैठकर पूरे मार्ग में चलेंगे और बीकानेर की जनता को आशीर्वाद देते हुए चलेंगे। इस बार यह आयोजन भारतीय नववर्ष समारोह समिति के अंतर्गत हो रहा है। नववर्ष समारोह समिति के अध्यक्ष गणेश जी बोथरा है और महानगर के संयोजक उमेश जी व्यास है और समिति में और भी अन्य सदस्य जुड़े हुए हैं और पूरी एक कार्य समिति बनी गई है। मेरा नाम वेद व्यास है। मेरी भी एक भूमिका कार्यकर्ता के रूप में इस समिति में किष्किंधा कांड के वानर की तरह है, जो लगातार इस धर्म यात्रा में जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।